योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप स्वयं से अपना ख्याल रख सकें, खुद अपने उपचार कर सकें। यानी आपके शरीर में यदि कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, सबसे पहले तो जरूरी है पूरी जानकारी लेना कि कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत कौन सी है। वो लक्षण आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और फिर उसके एवज में आपको उपचार पता होना चाहिए। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल मकसद भी है कि आप तक हम वो जानकारी लेकर आएं जिसकी वजह से आप अपना स्वयं उपचार कर सकें। आपको कहीं भी डॉक्टर, कहीं वैद्य, कहीं भी किसी भी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपना उपचार कर सकते हैं घरेलू नुस्खों के माध्यम से। घरेलू नुस्खे यानी ऐसी चीजें प्रयोग में आती हैं उसमें जो कि आसानी से आपके ही रसोई घर में उपलब्ध होती हैं। तो रोजाना हम इस कार्यक्रम में जो चर्चा करते हैं वो अलग अलग रोगों पर करते हैं और उनके एवज में जो उपचार बताए जाते हैं वो घरेलू नुस्खे ही होते हैं। तो इन घरेलू नुस्खों को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और इसे अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें ताकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा। एक ऐसा रोग, एक ऐसी महामारी जिसका अगर हम थोड़ा सा इतिहास अगर देखें तो एक महामारी के तौर पर यह बीमारी प्रवेश किया था। इस बीमारी ने, कहते हैं कि महामारी के दौरान बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई थी, बहुत सारे लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए थे, मारे गए थे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये किस तरीके का रोग है और कैसे ये इतने व्यापक स्तर पर फैला था और आज की स्थिति देखी जाए तो क्या कंडीशन है इस रोग की। देखिए, इन्फ्लुएंजा हिंदुस्तान में आया था 1957 में। अच्छा। ये भी टूरिस्ट की भांति आया है, हम्म। टूरिस्टों के साथ ही आया बाहर से। हम्म। बाहर फैला था ये रोग, फिर यहाँ आया। ये रोग इतना भयंकर था कि डॉक्टरों को, हकीमों को पहले पता ही नहीं लगा इसका कि इसका उपचार। परंतु आयुर्वेद एक नाड़ी वैद्य का शोध है कि नब्ज में जो भी अंदर बीमारी होगी उसको ऐसे उगलता है जैसे जमीन में से बीज बोने पे पेड़ उगता है। तो इन्फ्लुएंजा में फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, अच्छा। ऑक्सीजन पूरी लेते हैं, जुकाम नजला बहुत भयंकर होता है, पूरे शरीर में भयंकर दर्दें होती हैं और चेहरा भी इसमें लाल हो जाता है। अब जहाँ पे वैद्यों ने इलाज किया वो तो सब ठीक हो गए थे और जहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज किया था उसमें आधे बचे थे, आधे तो मर गए थे और इसमें कई डॉक्टर भी मरे थे, जैसे अभी कोरोना में हुआ, यही उस टाइम हुआ था। और इन्फ्लुएंजा की सबसे बड़ी दवाई है सौंठ, तुलसी और काली मिर्च, ये तीन चीजें। 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम तुलसी के पत्ते, 5-5 ग्राम कर लो, 2 की जगह 5 कर लो। बड़े आदमी के लिए 5, बच्चे के लिए 2 ग्राम है। और 11 दाने काली मिर्च पीस करके 250 ग्राम पानी में इतना उबालें कि आपके पास 50 ग्राम पानी बचे, 200 ग्राम पानी सूख जाए। अब इसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको पीने में 20 मिनट का टाइम लगाएं, सिप सिप करके पीना। और कंबल या रजाई लेके और जाए, खूब पसीना आएगा, जितना पसीना आएगा उतना ही शरीर खुलेगा। एक दिन में 4 खुराकें, 3-3 घंटे बाद ताज़ी खुराक बना कर देते जाए। तो 3 दिन में इन्फ्लुएंजा ऐसे साफ हो जाता है जैसे
कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसमें गेहूं नहीं खाने के लिए दी जाती है। चने हैं, मूंग है, मोठ है। उस टाइम तो सोयाबीन नहीं थी, अब तो सोयाबीन भी है। सिंघाड़े हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। मूंग है, मोठ है। 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के इसमें मिला लें। पहले सब चीज़ों को धो के सुखा लें। अब इसका आटा जो पिसाना, वो आपने ऐसे पिसाना जैसे नदी का रेता हाथ में लेके सरकता है। ज़्यादा बारीक नहीं करना और आटे को छानना नहीं। जितनी का आपको भूखा उतना का आटा लेके गूंद लें इसको। और दाल सब्जी जो भी आपने खानी है वो बना लें। और आटे को सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी हो बनाएं। दाल सब्जी में आपने हल्का सा सिंधा या काला नमक मिलाना। ये जो आयोडीन नमक का ये नहीं मिलाना। और हल्दी। मसाला पीस के रखना खाने के लिए। सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और पीपल, ये पीस के रख लिए। जब खाना खाने लगना है तो चुटकी भर इसमें से डाल लेना। और लहसुन, प्याज, अदरक पीस करके 2 चम्मच रस निकाल लेना। 2 गिलास पानी में पानी को उबाली दे के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें मिला दे और ढक के रख दे। अब 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। दिन का टाइम है तो वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आप थोड़ी सैर करें। फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट बाईं साइड को करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड को करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा कि पता नहीं आपने 8 से 10 घंटे की निद्रा पूरी की है। उसमें शरीर खुलता है, ऐसे शरीर खुलेगा। अब आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको थकावट नहीं होगी। ये इसकी विशेषता है। और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें, सोने पे सुहागा। न तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। रात का खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ के कम से कम आपको आधा से पौना घंटा सैर करनी है। फिर उसके बाद आपने 1 घंटा विश्राम करना है। उसमें चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी पे लगता है। और एक ही प्रेशर में पेट साफ। बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। तो आपको किसी किस्म की कमजोरी या किसी किस्म की बीमारी नहीं रहेगी। और जब आपने कपालभाति करनी है, औरतें सिर्फ उंगलियों के नाखून से नाखून रगड़ेगी, ऐसी मर्द जो है अंगूठे का नाखून भी रगड़ेगा। तो जिनके खानदानी बाल झड़ जाते हैं, टकले हो जाते हैं, वो टकले नहीं होंगे, वो बाल नहीं झड़ेंगे। और जिनके बाल समय से पहले सफेद हो चुके हैं, वो दोबारा काले हो जाएंगे। बालों को सफेद होने का और झड़ने का मुख्य कारण है नजला। जब बालों की जड़ों में नजला जम जाता है
तो जैसे पेड़ की जड़ों में दीमक लग के पेड़ सूख जाता है और पेड़ गिर जाता है, ऐसे बाल गिरते हैं। बालों की जड़ों से नज़ला खत्म हो गया तो आपकी पर्याप्त उम्र तक बाल जो है वो सफ़ेद नहीं होंगे। जैसे कि गुरुजी अभी आपने बालों के लिए बताया कि नाखूनों को रगड़ना है, एक चीज आपने इसमें कंडीशन भी बताई कि महिलाओं को केवल उंगलियां रगड़नी है, उंगलियों के नाखून, और पुरुषों को अंगूठा भी। इसके पीछे तथ्य क्या है? देखिए, अंगुलियों से सिर के बालों का कनेक्शन है, अच्छा। अंगूठे से दाढ़ी मूछ का कनेक्शन है। हम्म। यदि औरतें अंगूठा भी रगड़ती हैं तो उनको दाढ़ी मूछ आ जाएगी। जो अनचाहे जो बाल होते हैं चेहरे पर, वो हाँ, आ जाते हैं। और जो अंगुलियां रगड़ेंगे हम्म। वो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, नज़ला पिघलता है। क्योंकि जब इसको ऐसे रगड़ते हैं तो जो हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.4 है वो 110 डिग्री पे जाता है। अच्छा। जब आप कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, अलोन वलोन कर रहे हैं तो 110 डिग्री पे टेम्परेचर अंदर का होता है, परंतु आपको उससे तकलीफ नहीं होती। हम्म। जो रोग के कीटाणु वो नष्ट हो जाते हैं और आदमी स्वस्थ हो जाता है।